हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST 10, दैट इज FST 10 that I'm going to discuss today. So today I'm going to discuss about the biology portion of FST 10 and there are 90 questions again in this question paper also. राइट, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक है यहाँ पे, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस टुडे एंड दिस इज FST 10 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज करेक्ट व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज 80? राइट, यहाँ पे बोला है कि क्या करेक्ट होगा अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज 80। देखिए, अगर एंजियोस्पर्म की लीव्स में 80 क्रोमोसोम्स के नंबर है तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, 14 स्टेम सेल्स आर आल्सो डिप्लॉयड, तो 40 पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में 14 एम्ब्रियो दैट इज आल्सो डिप्लॉयड एंड ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 13 एंडोस्पर्म दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड टिश्यू। 14 गैमेट्स दिस इज पॉसिबल, यानी कि 91 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। Pollen grain of flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant. The phenomenon is, अगर pollen grain स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट फ्लावर में, राइट, pollen grain ट्रांसफर in different flower but the plant is same, such type of pollination is known as geitonogamy. और geitonogamy में pollination achieved in same plant but there are different flower. If flowers are different it means that is cross pollination, but plant is same, that is self pollination genetically. तो प्लांट अगर सेम होगा तो जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। और इकोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। 93 देखिए, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक द न्यूक्लियर डिवीजन इज ऑफ। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के टाइम पे न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो प्री न्यूक्लियर होता है। स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे जो न्यूक्लियर डिवीजन पहले टेक प्लेस करता है, पहले 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, दिस 8 न्यूक्लियाई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 7 सेल्स। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियेट 7 सेल स्टेज आएगी। इसके बाद 94 देखिए, मोर देन वन एडिशनल एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड इन पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रॉम, देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, न्यूक्लियस से भी बनते हैं, इंटेगुमेंट से भी बनते हैं, सिनेरेजिड से भी बनते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी में ओवल के किसी भी सेल से मल्टीपल एम्ब्रियो बन सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, इंटेगुमेंट्स हो, सिनेरेजिड्स हो। Now 95 देखिए, pollination by act of pseudocopulation occurs in of rice plant. This is given in NCERT. NCERT में दिया है ये कुछ बीज और बम्बल बीज वगैरह ऐसे होते हैं कि ऑफ राइस प्लांट जो कि एक ऑर्किड प्लांट है उसके पेटल्स को फीमेल हनी भी समझ लेते हैं और वहां पे वो सूडोकोपुलेट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ पे 95 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। एंटीपोडल सेल दैट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, इट विल बी हैप्लॉयड। सिनेरिजिड, राइट, दिस सिनेरिजिड इज आल्सो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, सो दिस विल बी आल्सो हैप्लॉयड। बट सेकेंडरी न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, बट दैट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, ये सही नहीं होगा। 97 देखिए, insect pollinated flower have which of the following feature। insect pollinated flower में कौन सा फीचर होगा, देखिए पहला विंग पोलन, लार्ज साइज पोलन, स्टिकी पोलन एंड रफ सरफेस स्टिग्मा। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टिकी पोलन विद रफ सरफेस, राइट। 97 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 98 देखिए, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड मेगास्पोर। देखिए न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, तो प्लॉइडी जो लेवल आएगा, न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड, यानी कि 2n एंड n। 99 देखिए, कोकोनट प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम। कोकोनट प्लांट में 24 क्रोमोसोम्स है लीव सेल्स में, तो उसके ड्रिंकिंग पार्ट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। देखिए क्रोमोसोम्स में 24, कोकोनट के लीव्स में 24 क्रोमोसोम्स है, कोकोनट डिप्लॉयड होता है, तो हैप्लॉयड में 12 क्रोमोसोम्स होंगे।
इसके गैमेट्स में 12 क्रोमोसोम्स होंगे और लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट जो होता है दैट इज एंडोस्पर्म एंड दैट एंडोस्पर्म विल बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लोइड होता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि एंडोस्पर्म में कितना आएगा 36 विल बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 99 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, a tetraploid male plant was crossed with a octaploid female plant and the ploidy level of the endosperm will be। देखिए मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है तो मेल के जो गैमेट होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। मेल प्लांट क्या है टेट्राप्लॉइड, तो गैमेट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, मेल का गैमेट डिप्लॉइड होगा। और इसके बाद इसने बोला है कि जो फीमेल प्लांट है वो ऑक्टाप्लॉइड है, ठीक है, तो उसके एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल बताना है। देखिए फीमेल प्लांट अगर ऑक्टाप्लॉइडी है, एंडोस्पर्म जो बनता है वो सेंट्रल सेल जब एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है तब एंडोस्पर्म बनता है और सेंट्रल सेल भी डिप्लॉइड होती है। अगर फीमेल ऑक्टाप्लॉइड है जो कि डिप्लॉइड है तो सेंट्रल सेल भी डिप्लॉइड ही होगी। तो सेंट्रल सेल भी डिप्लॉइड होगी यानी कि यहाँ पे सेंट्रल सेल का प्लॉइडी लेवल भी कितना होगा, दैट विल बी 8n। तो ये एक मेल गैमेट जब सेंट्रल सेल ऑक्टाप्लॉइड सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा तो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल जो एंडोस्पर्म होगा दैट विल बी 10n, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर व्हाट 100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 के बाद नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 101। लिसन केयरफुली, इफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है देखिए, if an organism is homozygous for autosomal gene and heterozygous for gene B and C, what is the probability of gametes whose genotype ABC? जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है किसके लिए, इसके लिए, यानी कि ये रिसेसिव है, दोनों एलील रिसेसिव होगा। तो ऑर्गेनिज्म का अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप कुछ इस तरीके से होगा कि वो स्मॉल ए के लिए होमोजाइगस है, इस रिसेसिव एलील के लिए होमोजाइगस है, बाकी इसके लिए हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस में ये कंडीशन आएगी, कैपिटल सी स्मॉल सी इसके लिए भी हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ठीक है, इसके लिए ये यहाँ पे होमोजाइगस है और ये रिसेसिव भी है। तो इस फिनोटाइप से आप ही मुझे बताएं, क्या इस फिनोटाइप से इस टाइप का गैमेट्स बन सकता है क्या? इट विल नेवर प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे ये तो है ही नहीं, तो जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है जी, इट विल बी प्रोबेबिलिटी जीरो, ठीक है। नाउ सी एक सेकंड, राइट, इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज कॉमन बिटवीन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस? तो कॉमन जो होगा सेग्रीगेशन होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल लॉ एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। तो यहाँ पे इट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो सेग्रीगेशन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 102। नाउ 103, म्यूटेशन कैन प्रोड्यूस व्हाट? म्यूटेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील भी प्रोड्यूस कर सकता है, रिसेसिव एलील भी प्रोड्यूस कर सकता है म्यूटेशन, और कोडोमिनेंट एलील भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 103। 104 देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट टर्नर सिंड्रोम? इट इज मोनोसोमिक डिसऑर्डर, ठीक है जी। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम्स पे जनरली क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम पे दूसरा क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मोनोसोमिक कंडीशन हो सकती है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, ये भी ठीक है। फर्टाइल फीमेल, ये इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ही बताना, फर्टाइल फीमेल नहीं होती है, इनफर्टाइल फीमेल होती है। बाकी इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज दिस सिम्पटम ऑफ टर्नर सिंड्रोम। 105 देखिए, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character, this is called law of independent assortment। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर के बिहाफ पे इंडिपेंडेंटली, तो इसे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय मेंडल इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे 106 देखिए, ए प्योर टॉल प्लांट इज प्लांटेड इन सॉइल, राइट, एक प्योर टॉल प्लांट है जो कि सॉइल में प्लांटेड करता है, which is poor in nutrition and reach the size of dwarf plant, है ना। एक्चुअल में प्लांट टॉल प्लांट है बट न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसका साइज ड्वार्फ रह गया, राइट।
लेकिन उसका जीनोटाइप तो टॉल प्लांट वाला ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो ड्वार्फ हुआ है, राइट। तो ऐसे केस में उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, उसका जीनोटाइप टॉल प्लांट वाला ही रहेगा, यानी कि उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी, इट विल बी द जीनोटाइप, ठीक है। ताकि ये जो टोल प्लांट है ये ड्वार्फ है, क्यों, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ जेनेटिकली डिफाइंड नहीं होते, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी उनको डिफाइन करती है। इसको आपको क्रॉस कराना है किसके साथ, दिस ड्वार्फ प्लांट इज क्रॉस विद अनदर, ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बट जेनेटिकली ये टोल है, राइट। इसको आप क्रॉस कराते हैं एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, ये एक पूरी तरीके से ड्वार्फ प्लांट है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो सारे के सारे प्लांट आएंगे उनके जीनोटाइप ये होंगे, और ये क्या होगा, ये एक टोल प्लांट होगा, ऑल टोल प्लांट विल कम इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे है, तो ऑल टोल, तो यहाँ पे ऑल टोल विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, what will be the genotype of parents whose offspring have equal percentage of four phenotypes? ओके, मतलब आपको बताना है कि उस पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होंगे जहां पे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके फिनोटाइप सारे के सारे बराबर आएंगे। तो सारे के सारे फिनोटाइप जो बराबर आते हैं वो जनरली टेस्ट क्रॉस में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए कहाँ पे टेस्ट क्रॉस हो रहा है, मैं बता रहा हूँ टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट, देखिए रिसेसिव है पूरा, रिसेसिव पेरेंट हेट्रोजाइगस के साथ क्रॉस करते हैं तो सारे के सारे रेशियो बराबर आते हैं, ठीक है। बाकी ये वाली जो कंडीशन है ये वाला, ये मतलब दोनों में सिमिलर है, ठीक है। बस आगे वाला देख लीजिए आप, तो ये पूरी तरीके से होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस है, दिस इज कंप्लीटली हेट्रोजाइगस, ये पूरी तरीके से हेट्रोजाइगस है। अब अगर एक हेट्रोजाइगस को एक होमोजाइगस के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, सारे फिनोटाइप्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो सारे फिनोटाइप सेम आएंगे। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन में ऐसा मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 107। अनदर क्वेश्चन, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 को ध्यान से समझिएगा, नंबर 108, इसने बोला है कंसिडर द क्रॉस दिस, इस क्रॉस को आप कंसिडर कर लीजिए। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, बड़ा ही आसान है ये, है ना। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस की इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल यानी कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, है ना। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, क्रॉस विद स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल। इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको पूरी तरीके से हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। यहाँ पे देखो इनको सेपरेटली आप क्रॉस करा के देखिए, इसको और इसको। अगर इन दोनों को मोनोहाइब्रिड वाली कंडीशन को आप क्रॉस कराते हैं, इसको एंड इसको, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, आपको एट द एंड इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी इसमें 1/2 अगर आप क्रॉस करा के देखते हैं। इसके बाद आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ सी, अब इसको देखिए जरा, ये और ये, इन दोनों में सेम वही वाली कंडीशन, सेम वही वाली कंडीशन है जो पहले वाली थी। इन दोनों में आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपको इसकी निकालनी है। तो क्रॉस करके देखिएगा, ये 1/2 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। के बाद आपको ये और ये इन दोनों में करना है, देखिए इन दोनों को क्रॉस करना है, फिर इन दोनों में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आप क्रॉस करके देख सकते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है। देख लीजिए कितना होगा, कैपिटल ई स्मॉल ई,
के बाद कैपिटल ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई। ये देखिए, ये दोनों देखिए, यानी कि 2/4, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई भाई, 1/2। तो 1/2 पूरे होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि इन तीनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर 1/8। ठीक, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/8। तो यहाँ पे आप 1/8 लिखिए, है ना। सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, राइट। इस क्रॉस में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इनकी अलग अलग, इसकी इसके साथ, राइट, इसकी इसके साथ, राइट, और इसकी इसके साथ अलग अलग क्रॉसिंग करके यहाँ पे इसकी 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 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/2 आएगा। फिर एट द एंड पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हमें दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ध्यान दीजिए, अब नाउ अब आपको निकालनी है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटी। अब होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि क्रॉस इज सेम, क्रॉस यहाँ पे क्या है, सेम क्रॉस है। क्रॉस क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई को आपको क्रॉस कराना है स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, ये क्रॉस कराना है। और फिर यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल ई स्मॉल ई, आपको प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे फिर से वही क्रॉस कीजिए, इसको आप इसके साथ करा के देखिए, सेम देखिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैप स्मॉल सी, तो इसमें स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी देख लीजिएगा आप, 1/2 ही आएगी। यकीन ना आए तो आप करके देख लीजिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी वाले कितने आए, 2/4, यानी कि 2/4, दो है, 4 में से 2 है, यानी कि 1/, ये 1/2 हो गया। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, इसमें क्रॉस कीजिए आपस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसके साथ क्रॉस कीजिए, और इसको इसके साथ क्रॉस करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। देखिए सेम लास्ट टाइम क्या था, हमने कराइए आप, कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, और कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल, ये सिर्फ एक ही है, चारों में से सिर्फ एक ही है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/16। यहाँ पे ये आ जाएगा 1/16, सेकंड का जो आएगा 1/16 आएगा, है ना। अब लास्ट में जो तीसरा है, तीसरा ऑप्शन, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, है ना, हेट्रोजाइगस फॉर सेकंड एंड थर्ड कैरेक्टर। आपको किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सी, इसमें पहले इंडिविजुअल का की आपको होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि यहाँ पे इसमें आपको पहला इंडिविजुअल होमोजाइगस रखना है। ठीक है, और बाकी दोनों इसने बोला है कि एंड सेकंड एंड थर्ड कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस फॉर सेकंड एंड थर्ड कैरेक्टर।
सेकंड एंड थर्ड करेक्टर क्या है? हेटेरोजाइगस। तो सेकंड क्या है? हेटेरोजाइगस है। थर्ड भी हेटेरोजाइगस है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1/2 आती है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आती है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आती है। बाय 1/2 मैंने करके बता चुका हूँ आपको प्रीवियसली। 1/8। यहाँ पे थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/8। लिख लीजिए। इन ऑप्शंस को मैच कीजिए। इसका 1/8, इसका 1/16 और इसका 1/8, इसका 1/8। Now you will match this option with option number 2. तो क्वेश्चन नंबर 108 में करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अनदर। अब अनदर क्वेश्चन क्या है आपका? से एक अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? Inheritance of two genetic diseases, namely phenylketonuria and hemophilia, are to be studied in two different individuals. Both these studies will involve the use of, देखिए, अगर आपको हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोनोरिया दोनों ही जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इनकी स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए? पेडिग्री एनालिसिस। दिस इज द टूल, राइट। इसकी हेल्प से आप जेनेटिकल डिसऑर्डर को स्टडी कर सकते हैं। 109 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, ड्यूरिंग meiosis 1 homologous chromosome of one pair switch their position without affecting the position of another pair. This is known as, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? meiosis 1 में homologous chromosome of one pair switch their position without affecting the position of another pair, ठीक है। ये जो है, अगर homologous pair, वन homologous pair दूसरे homologous pair से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग, सो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इन क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। Some genes which are transcribed but not translated are those that produce, ऐसे जीन जो कि ट्रांसक्राइब तो होते हैं, ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं। तो ट्रांसक्राइब होने वाले जीन या तो टीआरएनए बनाते हैं या आरआरएनए बनाते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेटेड होने वाले जीन सिर्फ एमआरएनए बनाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होता है इन दोनों का, लेकिन ये आगे प्रोटीन बनाते नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। द एंजाइम प्राइमेज इज ए, एंजाइम प्राइमेज इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमेज क्या करता है? प्राइमर को ऐड करता है एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो 112 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसेस एंजाइम आर फाउंड इन सेल। एक सेल में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए 20 डिफरेंट अमीनो एसिड सिंथेसेस एंजाइम होंगे, तो टोटल 20 टाइप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 113 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। ग्वानोसिन क्या है? ग्वानोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। साइटोसिन भी एक न्यूक्लियोसाइड है, तो दोनों न्यूक्लियोसाइड है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ग्वानोसिन एंड साइटोसिन। नहीं नहीं नहीं, ग्वानोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, साइटोसिन इज नाइट्रोजनस बेस, साइटिडीन इज न्यूक्लियोसाइड है। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि 114 का फोर्थ ऑप्शन। अब सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 में दिया है HNRNA इज फॉर्म्ड बाय व्हिच एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। तो इसमें भी नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जैसे ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। चेरगॉफ्स इक्विवेलेंसी रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हिच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चेरगॉफ इक्विवेलेंसी रूल कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है? देखिए, टोबैको मोजाइक वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चेरगॉफ इक्विवेलेंसी रूल जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर डीएनए,
लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के लिए दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। नाउ 170, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। The total amount of adenine in a double-stranded DNA is 22.5% and find out the amount of cytosine, ठीक है, base ratio and kingdom of the DNA। सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज दी है, there is only one thing given, ठीक है। एडेनिन का आपको जो रेशियो परसेंटेज दी है एक डीएनए में, एडेनिन की, इसको हम सोल्व करते हैं। एक डीएनए में एडेनिन की जो परसेंटेज दी है यहाँ पे, एडेनिन की परसेंटेज है यहाँ पे 22.5%। थाइमिन की परसेंटेज कितनी हो गई? 22.5%। दोनों की मिला के कितनी हो गई? 45%, ठीक है। तो ग्वाइनिन एंड साइटोसिन की दोनों की मिला के कितनी हो गई? 55%, है ना। आप माइनस कर सकते हैं 100% में से। तो आपको साइटोसिन की परसेंटेज निकालनी है, तो 55/2% कितने साइटोसिन होंगे, क्योंकि जितनी ग्वाइनिन होती है उतनी साइटोसिन होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 27.5%। एक तो ये आपको चीज निकालनी थी, तो दिस इज यहाँ पे इन दोनों में देखिए ग्वाइनोसिन और एडेनिन एंड थाइमिन। ये ग्वाइनोसिन का कंपोजिशन है 55% एंड एडेनिन एंड थाइमिन का 45% है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? पहला तो निकाल दिया हमने, दूसरा देखते हैं दूसरा क्या बोला है इसने। दूसरा जो होगा आपको बेस रेशियो निकालने हैं, बेस रेशियो, ठीक है। तो बेस रेशियो जो निकालेंगे आप, तो बेस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो बेस रेशियो निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है एडेनिन प्लस थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन एडेनिन प्लस थाइमिन साइटोसिन प्लस ग्वाइनिन, दिस इज बेस रेशियो। एडेनिन प्लस थाइमिन कितने परसेंट है? 45। साइटोसिन प्लस ग्वाइनिन कितने? 55। व्हेन वी विल कैलकुलेट इट विल गेट 0.85, है ना। तो ये बेस रेशियो है। तो सेकंड आपका निकल गया। और ये यहाँ पे देखा जाए, अगर ग्वाइनिन और साइटोसिन का कंटेंट है वो ज्यादा है, प्रोकैरियोट्स में ग्वाइनिन एंड साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा होता है, और प्रोकैरियोट्स का किंगडम कौन सा होता है? किंगडम मोनेरा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4। आपसे यही पूछा गया है कि अगर यहाँ पे एडेनिन का 22.5% है, तो एडेनिन एंड थाइमिन को दोनों को मिला के 45% हो गया। साइटोसिन का अमाउंट कितना आएगा? साइटोसिन का अमाउंट बता दीजिए। ग्वाइनिन एंड साइटोसिन का मिला के 55% आएगा, तो साइटोसिन का 27.5%। बेस रेशियो आपको निकाल देना है, ठीक है। बेस रेशियो में एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वाइनिन, तो 45 अपॉन 55, तो दैट विल बी 0.81। एंड किंगडम, ग्वाइनिन साइटोसिन का रेशियो ज्यादा है तो किंगडम मोनेरा होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट से रिलेटेड है, ठीक है। ग्वाइनिन और साइटोसिन से प्रोकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एट डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज कैरिड आउट बाय एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एंजाइम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हेलिकेज एंजाइम जो है वो सेपरेट कर देता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को और एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, तो 118 में फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। सेमी कंजर्वेशन मोड ऑफ डीएनए वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप बाय टेलर एट ऑल, ठीक है। टेलर एट ऑल ने, राइट, विसिया फेबा, ये बीन्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और रेडियोएक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल करके टेल राइट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए को ऑब्जर्व किया। तो 100 ये एनसीईआरटी में दिया है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। देखिएगा अच्छे से, तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 119। 120 देखिए। Unequivocal proof for biochemical nature of genetic material DNA was provided by। देखिए बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का अनइक्विवोकल प्रूफ इट वाज गिवन बाय हर्सी एंड चेस। ये सीधा एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ले ली गई है, हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट था ये। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए।
कैपिंग इन HN-RNA इज कैटेलाइज। कैपिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप ऐड करनी है और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्वाइनाइल ट्रांसफरेज, यानी कि 121 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 122 देखिए, ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में लेस देन 2% जीनोम वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, तो 122 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 123 देखिए, गोज प्रिंसिपल इज करेक्ट व्हेन गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अगर दो यू नो दो इंटर रिलेटेड स्पीसीज, जो दो रिलेटेड स्पीसीज राइट सेम हैबिटेट में सरवाइव करती हैं और आपस में compete करती हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वही स्पीसीज सरवाइव करेगी जो सुपीरियर होगी और बाकी दूसरी जो स्पीसीज होगी राइट वो सरवाइव नहीं करेगी। तो ये गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको ये बताने हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, तब तो नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन तभी डेवलप होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दिस इज करेक्ट। स्पीसीज आर लिविंग इन सेम हैबिटेट, तब भी कंपटीशन तो तब भी होगा ना जब सेम हैबिटेट होगी। स्पीसीज आर लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट, तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी एंड सी करेक्ट है, यानी कि 123 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। Another question. Predators are important for a natural ecosystem because predators जो है important होते हैं natural ecosystem के लिए because they keep prey population under control. This is correct. Help in maintaining species diversity. Population control होगी तो species diversity maintain रखेंगे. This is also correct. They are used in biological control method. ये biological control method के लिए आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, but that is the application of predator. इसने पूछा है कि नेचुरल इकोसिस्टम की बात की है, किसकी बात की है इसने, नेचुरल इकोसिस्टम की बात की। नेचुरल इकोसिस्टम में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी इनकरेक्ट होगा। दे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे, बी भी करेक्ट होगा। सी को छोड़ के तीनों करेक्ट है, यानी कि ओनली ए, बी एंड डी विल बी राइट आंसर, यानी कि 124 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 125 देखिए, which of the following alternatives used by zooplankton to overcome partial stressful condition, इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव होगा जू प्लांक्टन्स के लिए जो कि पार्शियल स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम कर देता है। देखिए जू प्लांक्टन्स जो है शो डायापोज, ठीक है, जो कि पार्शियल स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम करने में काम करते हैं। इस फिनोमेनन को आप डायापोज कहते हैं। 125 का सेकंड ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। 129 की बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप इज बायोमास इन ए यूनिट एरिया, ठीक है, कह सकते हैं। वन इज करेक्ट। बायोमास इन ए यूनिट एरिया कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बायोमास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये स्टैंडिंग स्टेट के लिए होगा, है ना। अमाउंट ऑफ डेट्रिटस ये नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 120। नाउ 130 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या दिया है, वी हैव मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. This biodiversity conservation argument is considered in ethical argument. ये हमारी एथिकल ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है अपने फ्यूचर के लिए। सो दिस इज एथिकल आर्गुमेंट, राइट। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 130। 131 देखिए, which one factor is not included in Abel quartet? Abel quartet में आता है हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है।
वो एक्सटिंक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है और ये चारों एविल क्वार्टेट में आते हैं, लेकिन पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंसेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होती है, लेकिन दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ एविल क्वार्टेट। ठीक है, चार, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इज द पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? जो नहीं है ये आपको बताना है। तो जो नहीं है वो फोर्थ नहीं है, एविल क्वार्टेट का। तो 130 का 31 का सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, विच वन इज नॉट ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। स्मोक इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एसिड रेन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है, पैन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, डीडीटी इज नॉट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये इन्वायरमेंट में एज इट इज आता है और एज इट इज ही ये पॉल्यूटेंट बना रहता है, इसलिए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स आते हैं एनवायरनमेंट में कंबाइन होकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, वो स्मोक, एसिड रेन, पैन हो सकता है, लेकिन डीडीटी एज इट इज आएगा और एज इट इज ही एनवायरनमेंट में मेंटेन रहेगा। ठीक, नाउ मैच द आइटम्स कॉलम 1 विद कॉलम 2। राइट, आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना, मैच कर दीजिए, बड़ा आसान है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से किसी भी इंडिविजुअल को स्नो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके साथ मैच कीजिए। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए को डिकम्पोज करने के लिए हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत होती है, बिना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के वो मैटर डिग्रेड नहीं होगा। डीडीटी जो है बायोमैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, फॉस्फेट की वजह से, एक्सिस फॉस्फेट और सल्फेट की वजह से यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक हो जाता है, लेक की एजिंग हो जाती है, यानी कि डी को सेकंड से मैच कीजिए। When you will match these options, ए को फर्स्ट से मैच करना है, नहीं, ए को थर्ड से मैच करना है, ठीक है, बी को फोर्थ से मैच करना है, सी को वन से मैच करना है, डी को सेकंड से मैच करना है। तो मैचिंग के बाद जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। Root of any plant breeding program is, any plant breeding program of root of any plant breeding, this is statement which is given in NCERT and very important statement, genetic variability। plant breeding program के लिए genetic variability, germ plasm collection जो है चाहिए, तो genetic variability is the root of any plant breeding experiment, right? इसके बाद C ने, which chemical is used in somatic hybridization? कौन सा केमिकल सोमैटिक हाइब्रिडेशन में यूज होता है, इस्तेमाल होता है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इसको आप ई ई जी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 136 देखते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 136, लिसन केयरफुली। 136 में क्या है, ध्यान दीजिए। 136 में बोला है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिनगेमी, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिनगेमी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरेशन डज नॉट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही आंसर आएगा। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, तो डज नॉट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अच्छे से पढ़िएगा। दिस इज नॉट मैचिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, दैट इज आल्सो नॉट मैचिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 136 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ सेलेक्ट करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में आपको ये मैच करने हैं, करेक्ट मैच करने हैं। मैच कर दीजिए भाई, आपको क्या करना है, मैच करना है ना। तो पैरेट का जो लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स होता है, इसको इससे मैच कीजिए, लाइफ स्पैन से मैच करना है, राइट। यहाँ पे जो क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है, कोई का जो लाइफ स्पैन होता है, वो कितना होता है, लगभग 15 ईयर्स। कितना होता है जी, 3 ईयर्स होता है, इससे मैच कीजिए। टोटोज का लाइफ स्पैन लगभग 100 टू 150 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन लगभग 60 ईयर्स होता है। तो लाइफ स्पैन मैच करने के बाद जो करेक्ट आपका ऑप्शन आएगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन। तो ए का 1 से मैं करेक्ट ऑप्शन आएगा, ए का 1 से, बी का थर्ड से, सी का फोर्थ से।
डी का सेकंड से, ऐसा एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, लिसन केयरफुली। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर, इसमें इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकोडेटा, राइट, विदाउट एनी एक्सेप्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, द मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड, मेल एसेसरी डक्ट में रीटे टेस्टिस भी आता है, इसमें वासा एफरेंशिया भी आता है, एपिडिडाइमिस भी आता है, वास डेफरेंस भी आता है। बाकी के ऑप्शन में यहाँ पे ट्यूबलाई रेक्टी दिया है, क्या दिया है, ट्यूबलाई रेक्टिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एसेसरी डक्ट, ट्यूबलाई रेक्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट। थर्ड ऑप्शन में देखिए एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस ओनली नहीं देना चाहिए था, गलत कर दिया, क्योंकि रीटे टेस्टिस भी तो है भाई, है ना, वासा एफरेंशिया भी तो है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 139 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, which of the following is incorrect for वास डिफरेंस, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वास डिफरेंस के लिए इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंस थ्रू रीटे टेस्टिस, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस में, वास डिफरेंस में ओपन होते हैं थ्रू रीटे टेस्टिस, ठीक है जी, टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंस, ठीक, हाँ दिस इज करेक्ट, रीटे टेस्टिस के थ्रू ओपन, दिस इज करेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना। द वास डिफरेंस लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस, ये नहीं, ये करेक्ट कैसे हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना भाई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डायरेक्टली वास डिफरेंस में रीटे टेस्टिस के थ्रू थोड़ी ओपन होते हैं, तो वासा डिफरेंस में होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखो, द वास डिफरेंस लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस तो वास डिफरेंस से पहले होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, है ना, इनकरेक्ट ही बताना आपको, दो इनकरेक्ट हो गए थे। वेरी फ्रॉम 10 to 20 नंबर, नहीं जी, वास डिफरेंस तो वन पेयर होते हैं, ये भी गलत हो गया, तो सारे ही गलत हैं, करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। 139 40 का ऑप्शन का 130, क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल में क्या आना चाहिए, देखिए सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर मोरुला बनता है, नहीं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर मोरुला बनता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर गैस्ट्रुला होता है, नहीं जी ये भी गलत हो गया। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, एंड एट द एंड गैस्ट्रुला बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 141। सेमिनल प्लाज्मा इज व्हाट, देखिए सेमिनल प्लाज्मा इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है जी, ये करेक्ट, दिस इज करेक्ट। कंटेन्स फ्रुक्टोज विच नरिशेस द स्पर्म, ये भी करेक्ट है। कंटेन प्रोस्टेग्लैंडिन, ये भी करेक्ट है, यानी कि सारे ही करेक्ट है, सेमिनल प्लाज्मा में ये सब होता है, ये सब होता है सेमिनल प्लाज्मा में। Now 143, which of the following statement regarding the sexual development of the fetus is correct, आपको बताना है फीटस के सेक्सुअल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो देखो पहला देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फीटस विल फॉलो द मेल पैटर्न, भाई वाई क्रोमोसोम तो चाहिए मेल बनाने के लिए, है ना, ये तो गलत बात कर दी ना, ठीक है, वाई क्रोमोसोम इज मस्ट फॉर बीइंग मेल, इफ यू आर मेल यू हैव वाई क्रोमोसोम, दैट इज कंपल्सरी, राइट। सेकंड देखिए तो गलत हो गया, तो आपको करेक्ट बताना, करेक्ट आपको क्या बताना, करेक्ट। The development of the fetal gonads into male type depends on the presence of estrogen. एस्ट्रोजन फीमेल वाला हार्मोन है, फीमेल बनाने का काम करता है, मेल बनाने का काम नहीं करता है, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ये भी गलत हो, ये गलत, ये गलत। तीसरा देखते हैं, द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय सेट ऑफ जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, भाई एक्स क्रोमोसोम कभी भी सेक्स डिटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो ये भी गलत। नॉट ओनली एक्स क्रोमोसोम विल डिसाइड द सेक्स, एक्स क्रोमोसोम विल बी डिसाइडेड बाय ओनली वाई क्रोमोसोम,
वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज ओनली इन मेल नॉट इन फीमेल। एक्स क्रोमोसोम इज बोथ, एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, वो कॉमन है, तो वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करेगा। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट आएगा, द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय जीन्स ऑफ वाई क्रोमोसोम। फोर्थ ऑप्शन विल राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 143। नाउ सी 144, ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला देखिए, पॉजिटिव फीडबैक बाय एस्ट्रोजन कॉज एफएसएच सर्ज। देखिए एस्ट्रोजन एफएसएच सर्ज नहीं प्रोड्यूस करता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है ना, इनकरेक्ट बताना है तो करेक्ट है भाई, एस्ट्रोजन एफएसएच का लेवल बढ़ाता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच के लिए। वैक्सीन इज नॉट सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम ऑफ मेंस्ट्रुअल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी बिल्कुल सही कहा, कॉर्पस लूटियम से लैक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज नहीं होता, दिस इज करेक्ट। एलएस सर्ज इंड्यूस कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन, एलएस सर्ज होता है, ग्राफेन फॉलिकल रैप्चर होता है, तभी कॉर्पस लूटियम बनता है, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये भी करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फोर्थ। प्लेसेंटा इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मैटरनल टिश्यू ओनली, ये गलत है। प्लेसेंटा में मैटरनल एंड फीटस दोनों टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन में, तो ये गलत हो गया, गलत ही बताना, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 144। नाउ सी 145, which one of the following is incorrect matching of the event occur during menstrual cycle? Incorrect matching बतानी है आपको, menstruation breakdown of endometrium, this is correct। ओवुलेशन LH एंड FSH अटेन पीक लेवल ओवुलेशन के टाइम पे, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज रैपिड डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, बिल्कुल सही है। प्रोलिफरेटिव फेज में रैपिड डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल होता है। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम लूटियल फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ FSH, ठीक है जी, ये गलत हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है, ये हमने मान लिया, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम होता है लूटियल फेज में, दिस इज करेक्ट। बट ये एफएसएच लेवल को घटाता है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है और उसका एफएसएच लेवल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में क्या दिया है, जस्ट बिलो बिफोर ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। देखिए ओवुलेशन से पहले म्योसिस 1 तो होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइट बनती है, वो म्योसिस 1 के बाद ही बनती है। सेकेंडरी पोलर बॉडी हैज जस्ट बीन एक्सपेल्ड, नहीं जी, सेकेंड पोलर बॉडी जो एक्सपेल होती है, राइट, वो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बाकी थर्ड भी करेक्ट है, म्योसिस 2 इज अरेस्टेड एट मेटाफेज, हाँ जी, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है म्योसिस 2 के, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल इन ओवरी, ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल होता है ओवुलेशन से पहले, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 147, फॉर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल शुड बी अलाउड एक्सेप्ट, एसटीडी को रोकने के लिए कौन से प्रिंसिपल अलाउ होंगे, एक को छोड़ के। अवॉइडिंग सेक्स विद मल्टीपल अननोन पार्टनर, ठीक है, एसटीडी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कीजिए, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है। इफ एसटीडीज इज डिटेक्टेड वन शुड गेट आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, ये कहाँ की बात हो गई, ये गलत हो गया भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को एसटीडी है उसको सोसाइटी से आइसोलेट नहीं कर सकते, गलत बात है, उसको सिंपैथी की जरूरत होती है, सोसाइटी से आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है, दिस इज नॉट कोविड, राइट। तो ये कॉन्टेजियस नहीं होती है एसटीडीज, तो ये छूने से नहीं फैलती है भाई, आसपास बैठने से भी नहीं फैलती है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट एंड इनकरेक्टली बताना, बाकी फोर द इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, दिस इज करेक्ट। नाउ 148, गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये स्टेटमेंट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द जाइगोट और एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आपको क्या बताना है कि विच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अच्छा ये चार स्टेटमेंट दिए, चार में से कोई दो करेक्ट हैं और वही आपको बतानी है, करेक्ट बतानी है, क्या बतानी है, करेक्ट बतानी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो ये सही है, ए सही है। सी बी देखिए, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। मेरे हिसाब से ये भी सही है। लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाने के लिए आईसीएसआई परफॉर्म कर सकते हैं। A to D regarding assisted reproduction. The semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced into the uterus. नहीं, ये गलत हो गया। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में, गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization. ये भी करेक्ट है। दो बोला इसने कि दो करेक्ट है। Zygote or embryo transfer into fallopian tube. Sperm is directly injected into the ovum and form an embryo in the laboratory. ये गलत हो गया भाई, एम्ब्रियो नहीं आएगा यहाँ पे, जाइगोट आएगा। दिस इज रॉन्ग। करेक्ट होगा ए एंड डी, एंड डी विल बी करेक्ट। एंड डी ऑप्शन फर्स्ट, एट का फर्स्ट राइट आंसर। नाउ सी 149 देखिए, which of the following statement is correct? MTP are considered relatively safe during the first month. हाँ, पहले महीने में तो सेफ होगी, ठीक है, करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। Pills are effective with less side effect and are well accepted by the females, ये भी करेक्ट है। Natural method of contraception work on the principle of preventing physical mating, ये कंपलसरी नहीं है। नेचुरल मेथड में तो बहुत सारे हैं ना, विड्रॉल मेथड भी है, लैक्टेशनल एमिनोरिया भी है ना, सारे मेथड इसी प्रिंसिपल पे थोड़ी ना काम करते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा, तो आंसर कर दीजिए थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बाकी फोर्थ इज करेक्ट, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट्स गैमेट ट्रांसफर, दिस इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 150 टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। Which of the following contraceptive methods correctly matches with its mode of action, है ना। मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से कौन सा सही करेक्टली मैच कर रहा है, आपको ये देखना है। वासक्टोमी मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नहीं जी, इनकरेक्ट है। कॉन्डोम्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये भी नहीं कह सकते हम, ये प्रिवेंट दी स्पर्म एंट्री, बैरियर मेथड है। डायाफ्राम स्पर्मिसिडल्स होते हैं एंड इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, नहीं जी, डायाफ्राम स्पर्मिसिडल नहीं होते। फोर्थ, आईवीडीएस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इन चारों ऑप्शन में ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, ठीक। Acid in the stomach, saliva in the mouth, lysozyme in tears, all prevent microbial growth. These all are included in, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में भी आते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। Match column 1 and column 2 and select the correct answer from quotes given below. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कर दीजिए, स्पोरोजोइड्स को आप मैच कीजिए, इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोइड्स कहते हैं। फ्लैरिसिस को आप मैच कीजिए वुकरेरिया से, ठीक है, वुकरेरिया की वजह से फ्लैरिसिस हो जाता है। टाइफाइड को आप मैच कीजिए विडाल टेस्ट से, विडाल टेस्ट से आप टाइफाइड कंफर्म करते हैं। चिकनगुनिया जो होता है एडिस मॉस्किटो काटने से होता है, उसको इससे मैच कीजिए, और मैच करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन आएगा जी, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। 153, which one of the following immune system component does not correctly match with its respective role? करेक्टली मैच जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ये देखिए, इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल, नहीं जी, ये सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल ये तो सही दिया, लेकिन ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल के एडजेसेंट में होती है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंटरफेरॉन। सो दिस इज रॉन्ग, तो आपको रॉन्ग ही बताना है, तो रॉन्ग को टिक कीजिए, ठीक है।
plasma cells produce antibodies in response to pathogen into blood and fight with them. बिल्कुल सही. बी सेल्स, राइट, प्लाज्मा सेल्स भी आप कह सकते हैं, या प्लाज्मा बी सेल्स अपने आप को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस. तो दिस इज करेक्ट. आपको इनकरेक्ट बताना, लेकिन मैक्रोफेजेस साइटोकाइन सिक्रेटिंग सेल्स हैं दैट phagocytize microbes entering the body. ये इनकरेक्ट होगा. मैक्रोफेजेस तो इनगल्फ करती है पैथोजन को, इनकरेक्ट होगा. IgA प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल इन अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन टू प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम डिजीज. अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है. एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. तो ए एंड डी आर करेक्ट. इनकरेक्ट कौन से? ए एंड सी आर इनकरेक्ट. ठीक है, इनकरेक्ट बताना है तो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 153 154 पे. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन 154 में क्या दिया? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय एलिमिनेटिंग द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. देखिए, डेंगू को आप कंट्रोल कर सकते हैं मॉस्किटो को रोक के. चिकनगुनिया को भी आप ब्रीडिंग प्लेसेस और मॉस्किटो का एलिमिनेट करके कंट्रोल कर सकते हैं. एस्कैरिसिस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं समहाउ, राइट. फ्लैरिसिस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. टाइफाइड को कंट्रोल नहीं कर सकते. बुबोनिक प्लेग को कंट्रोल नहीं कर सकते. ऊपर वाले चार जो हैं वो करेक्ट है ना. फोर विल बी राइट आंसर. 154 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन थर्ड. और सी अनदर वन 155. Which one of the following option gives the correct matching of a disease with its causative organism mode of infection? आपको करेक्ट मैच करना है बस. एलिफेंटेसिस कुरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है. कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड कंज्यूम करने से होता है. इसकी वजह से होता है. ये तो सही है, लेकिन ये जो है गलत हो गया. ये करेक्ट मैच देखना है. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसकी वजह से नहीं होता. एक क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है, फीमेल क्यूलेक्स, उसके वो इसको ट्रांसमिट करता है, ना कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर करता है. मलेरिया प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से होता है. सही है. बाइटिंग ऑफ मेल एनोफिलिस, मेल नहीं होना चाहिए, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर काटती है तो मलेरिया होता है. तो ये यहाँ पे गलत हो गया. आपको सही से सिलेक्ट करना है. टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है. कंटेमिनेटेड एयर, नहीं जी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की कंजप्शन की वजह से होता है. ये भी गलत हो गया. निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. नाउ सी 156. मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स, जिसमें कि द मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड एंड option third will be right answer. This is the metastasis property. Which of the following is characteristic feature of cancerous or neoplastic cell? इसमें से कौन सा characteristic feature है कैंसरस और न्यूप्लास्टिक सेल्स का? ठीक है. exhibit contact inhibition, नहीं, गलत है. स्टार दी नॉर्मल सेल, हाँ बिल्कुल सही है. कैंसरस सेल जो है वो स्टार दी नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करके कैंसरस सेल्स, राइट, स्टार्व करती है नॉर्मल सेल्स को. 158 देखिए. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. टी सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडीज, गलत हो गया जी. टी सेल्स एंटीबॉडीज कहाँ सीक्रेट करती है? नेट इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड इज बेस्ड ऑन मेमोरी, गलत है जी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड बेस्ड ऑन मेमोरी. एंटीबॉडी प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये करेक्ट है. एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. इसको एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं. और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट्स किडनी, नहीं जी, ये तो लंग्स को इन्फेक्ट करता है ना, गलत होता है ना. थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. नाउ सी, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नंबर 159. दिस क्वेश्चन 159. 159 में क्या दिया, ध्यान से समझिएगा. चूज द स्टेटमेंट नॉट सुटेबल फॉर टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट सेल से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सुटेबल नहीं है, ये आपको बताना है.
तो बोन मैरो एंड थाइमस बोथ प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। दिस इज सुटेबल, ये सुटेबल है, दिस इज सुटेबल, ठीक है। तो टी सेल्स मेडिएट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दिस इज आल्सो सुटेबल। टी लिम्फोसाइट सिक्रीट साइटोकाइन, दिस इज आल्सो मतलब क्या कहते हैं, सुटेबल। टी सेल्स साइटोकाइन रिलीज करती है, लेकिन टी सेल्स मेक क्लोन्स कंसिस्ट ऑफ हेल्पर टी सेल, टी सेल्स क्लोन्स बनाने का काम नहीं करती है। तो यहाँ पे जो सुटेबल नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन है, तो यही आंसर आएगा, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। Which of the following is incorrect match regarding the drug and its sources? इनकरेक्ट मैच बताने आपको रिगार्डिंग ड्रग और इसके सोर्सेज से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे LSD को आप मैच कर दीजिए ऑप्शन 1 से। LSD जो है, राइट, प्रोटीन बॉडीज ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पुरपुरिया, राइट, इससे ऑब्टेन की जाती है, दिस इज करेक्ट। लेकिन आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट। इसके बाद ओपियम, तो ये करेक्ट हो गया। ओपियम लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, ये भी करेक्ट हो गया। हसिस ड्राइड लीव्स ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका, नहीं जी, कैनिबस सटाइवा, कैनिबस सटाइवा से ऑब्टेन किया जाता है, ना कि इरिथ्रोजाइलम कोका से। आपको इनकरेक्ट ही बताना है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी जो गांजा होता है वो ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट को कैनिबस सटाइवा भी कहते हैं, इससे निकाला जाता है, ये करेक्ट है। नाउ 161, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग imaging technique uses strong magnetic field to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue and detect cancer? MRI, ये MRI में करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो 161 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस बाय लीवर अल्कोहलिक गिव राइज टू फैटी लिवर सिंड्रोम, लिपिड सिंथेसिस अगर बढ़ जाती है लीवर में तो उसको फैटी लिवर सिंड्रोम कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट 163, Following are the steps in multiple ovulation embryo transfer technology, MOET बोलते हैं इसको, program for herd improvement in which a cow has been administered hormone with FSH activity. What is the correct sequence of steps from A to D? आपको A to D steps देखने हैं और correct sequence बतानी है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जो है क्या करते हैं, फर्स्ट इंस्टेड ऑफ 1 egg which they normally produce per cycle, आप नंबर ऑफ एग्स बढ़ाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला होगा आपका ए, दिस इज 1, सीक्वेंसिंग कीजिए। फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, इट इज आइदर मेटेड, हाँ। इसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन कराने के लिए उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या किसी लाइट बुल से क्रॉस कराना पड़ेगा, तो सेकंड जो होगा वो सी स्टेटमेंट होगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो होगा वो बी होगा, क्योंकि आपको फर्टिलाइज्ड एग को 8 to 32 सेल स्टेज में रिकवर करना होता है नॉन सर्जिकली। एंड द लास्ट विल बी, फिर उसको आप किसी सरोगेट मदर में डालेंगे तो लास्ट विल बी 4। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग जो होगी ए सी बी डी, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी। ए सी बी डी ये सीक्वेंस कहाँ है आपकी, ये फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। 164 को ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 164 में क्या दिया है, मिलर मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट टू assess the validity of the claim for origin of organic molecule in the earlier earth conditions. All the given statements are correct with respect to Miller's experiment except, देखिए मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये तो पता ही है। अब करेक्ट कौन सी है वो नहीं देखनी है आपको, जो करेक्ट नहीं है वो आपको देखनी है। तो मिक्सर इज हीटेड इन 800 डिग्री सेल्सियस, ये तो करेक्ट है। ये फाउंड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड की फॉर्मेशन देखी थी, ये भी करेक्ट है। सर्कुलेटेड द मिक्सचर अंडर वैक्यूम कंडीशन, ये भी करेक्ट है। He used a mixture of water, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, CO2 उसने नहीं लिया था, तो ये इनकरेक्ट हो गया और आपको इनकरेक्ट ही बताना है। तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। 165 पे आइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करनी है।
एनालोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नहीं जी, एनालोगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, तो ये तो आपका हो गया गलत। ठीक, इसके बाद होमोलोगस ऑर्गन हैव डिफरेंट फंडामेंटल स्ट्रक्चर, नहीं जी, होमोलोगस ऑर्गन में सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन अलग होते हैं, गलत हो गया। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा होमोलोगस स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है। फोर्थ, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर होमोलोगस टू ईच अदर, ये गलत हो गया, तो 165 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ 166, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लीडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आपको बताना है। म्यूटेशन अपीयर ओनली आफ्टर द एक्सपोजर टू द सुटेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये नहीं होगा भाई। लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट ने प्री एडेप्टिव म्यूटेशन के बारे में बोला था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन कॉजेज चेंज इन डीएनए रेप्लिकेशन पैटर्न दैट रिजल्ट इन म्यूटेशन, नहीं जी, पेनिसिलिन की वजह से तो म्यूटेशन हुआ ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। म्यूटेशंस अकर्ड इन द लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू पेनिसिलिन, गलत, पेनिसिलिन की वजह से म्यूटेशन नहीं हुआ। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही आएगा और फोर्थ इज करेक्ट आंसर, द न्यू एनवायरनमेंट ओनली सेलेक्ट द प्री एडेप्टिव म्यूटेशन दैट अकर्ड अर्लियर। लीडरबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया जो म्यूटेशन है वो प्री एडेप्टिव है, बट नए एनवायरनमेंट ने उसको बस सेलेक्ट किया है। ठीक, तो 166 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट 167, Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy-Weinberg equilibrium law states that the relative frequency of alleles in the population of sexually reproducing organisms remain constant from generation to generation. If population is large enough, this is correct. Random mating occurs, this is also correct. No mutation occur. ये भी करेक्ट है। नो माइग्रेशन अकर, तभी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। ये चारों ही सही है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 167। तो कम टू क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन थर्ड है जी करेक्ट, ठीक है, नॉट फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी, सबसे ज्यादा क्रैनियल कैपेसिटी होती है 1650 क्रो मैग्नोन मैन की, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको ये बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यूजो डेवरीज ब्रॉट फोर्थ द आइडिया, यूजो डेवरीज brought forth the idea of mutation, large difference arising slowly and gradually in population. यूजो डेवरिस ने म्यूटेशन का आइडिया दिया, लार्ज डिफरेंस डेवलप होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, नहीं जी, ग्रेजुअली तो नहीं होगा, वो रैंडमली होगा, तो ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ सी अनदर, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बिल्कुल सही है, व्हाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ये बी स्टेटमेंट तो जी सही है इसमें ना। डार्विनियन बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन, डार्विन को तो म्यूटेशन के बारे में पता भी नहीं था, तो ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ बी सही है, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि 169 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील in a population would be interpreted a resulting an evolution, this is correct, correct है ना, A is correct, there would be a gene flow if gene migration happen multiple times, this is also correct, natural selection is process in which heritable variation enabling better survival are unable to reproduce and leave greater number of progeny, C also correct, ये सारे ही correct है, यानी कि A B C, यानी कि option 4 will be right answer in question number 170। Now C 171, how many following statements are correct, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, T lymphocytes are part of acquired immunity, ठीक है, T lymphocytes are part of acquired immunity, तो ये सही है, T lymphocyte are part of acquired immunity, this is correct। Each antibody molecule has 4 pair peptide, नहीं जी 2 pair peptide होते हैं, 4 पेयर थोड़ी ना होते, 4 पेप्टाइड होते हैं बट पेयर थोड़ी ना होते, तो ये यहीं पे गलत हो गया। सी देखिए, एंटीबॉडी
mediated immune response is responsible for graft rejection. नहीं जी, cell mediated immune response is responsible for graft rejection. तो यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट सही है, ए, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 171 का ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर. नाउ 172 देखिए, विच मेजर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स. एडोलसेंट्स के बीच में अल्कोहल और ड्रग अब्यूज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो पहला स्टेटमेंट सही है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ये भी सही है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ये भी सही है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग की वजह से भी बिल्कुल सही, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, पेरेंट्स और पियर्स की हेल्प ली जाती है, बिल्कुल सही. यानी कि यहाँ पे ये पांचों ही सही है. ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 172. नाउ सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 173 देखिए. 173 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? जीन गन मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, बिल्कुल सही है जी, जीन गन मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स. पीसीआर टेक्निक कटिंग ऑफ डीएनए, गलत हो गया. सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जीन क्लोनिंग करता है, ये भी गलत हो गया. PBR322 क्लोनिंग वेक्टर है, वायरस थोड़ी ना है, तो ये भी गलत हो गया. फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर. नाउ 174. In the following diagram, ABC are restriction site and same DNA molecule is cut by restriction endonuclease. तो यहाँ पे एक A साइट है, एक B साइट है, एक C साइट है. तो यहाँ पे A B C साइट ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं डीएनए को. तो डीएनए को कट करने के बाद आपके पास कितने फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे? एक ये वाला फ्रेगमेंट, दूसरा ये फ्रेगमेंट, तीसरा ये फ्रेगमेंट, चौथा ये वाला फ्रेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे कट करेगा डीएनए, डीएनए यहाँ पे कट करेगा, डीएनए यहाँ पे कट करेगा. तो यू विल गेट दी 5 फ्रेगमेंट. लेकिन इन 5 फ्रेगमेंट्स में से 3 फ्रेगमेंट का साइज कितना है? 40 kb, और 2 फ्रेगमेंट का साइज कितना है? 20 kb. तो 20 kb एक साथ होंगे, 40 kb एक साथ होंगे. तो एग्रोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर आप देखेंगे तो 20 kb ये होगा, 40 kb ये होगा, सिर्फ क्योंकि दो ही मोलिकुलर वेट है, तो दो सेम मोलिकुलर वेट के सेम जगह पे लाई करेंगे, तो ये आएगा राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. जितने भी 20 kb के होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे, और जितने भी 40 kb के होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे राइट. 20 kb के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है. कुछ बच्चे इसमें सेकंड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है. फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर है. नाउ सी 175. 175, a novel strategy was adopted to prevent nematode infestation in plant, which was based on the process of RNA interference technique. Which of the following is not the part of technique? इसमें से कौन सा RNA interference technique का पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है. तो पहला देखिए, involve silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule, ये तो पार्ट है भाई, this is part. Prevent the translation on the specific mRNA, ये यहाँ पे आप mRNA का ट्रांसलेशन रोकते हैं. यूजिंग सैल्मोनेला टाइफियम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, सैल्मोनेला टाइफियम का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो गलत हो गया. टाइफिमूरियम का इससे कोई लेना देना नहीं है. फॉर सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम्स और ट्रांसपोशन, ये भी करेक्ट है. सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट दी है, बस सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट ही बताना, तो 175 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. नाउ सी 176. Which of the following statement is correct? Bacillus thuringiensis produce herbicidal protein, गलत है जी, इनकरेक्ट है. इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, ये गलत हो गया, पहला गलत है, दिस इज रॉन्ग. बीटी कोटिन इज इनकोडेड बाय जीन नेम्ड फ्राई, नहीं क्राई, ये भी गलत हो गया, ठीक है. प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राई 1AC क्राई 2AB कंट्रोल द राउंड वर्म, नहीं जी, कॉटन बॉल वर्म को कंट्रोल करता है, राउंड वर्म को कंट्रोल नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. करेक्ट आपको बताना है. बीटी टॉक्सिन कैन स्पेसिफिशियली किल स्पेसिफिक पेस्ट, हाँ जी, बीटी टॉक्सिन जो है स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक पेस्ट को ही किल करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है. नाउ कम टू नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177. देखिए 177. Rossi, a transgenic cow, is known to produce a type of milk which has all the following characteristics except. तो देखिए प्रोटीन कंटेंट 2.4 ग्राम पर लीटर होता है, दिस इज करेक्ट. अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये बिल्कुल सही.
कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, गलत। सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। मोर बैलेंस्ड डाइट देन नॉर्मल काउ मिल्क बेबीज, ये बिल्कुल सही है। तो गलत ही बताना है, तो आपको गलत ही बता देना है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, और ऑप्शन थर्ड विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट ना। 178, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। गोल्डन राइस इज हाईली पॉपुलर, गोल्डन राइस किसके लिए पॉपुलर है? विटामिन ए के लिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम कर देता है गोल्डन राइस। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज सेल्फ लाइफ। माउस जो है सुपर माउस बनाया गया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को क्लोन करके, HGH को, तो उसको इससे मैच कीजिए। ट्रांसजेनिक पिग का इस्तेमाल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो मैच करने के बाद करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 178। नाउ 179, क्वेश्चन नंबर 179 सी। 179 में क्या दिया है? अल्कोहलिक बिवरेज हैविंग मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो अल्कोहल होता है वो ब्रांडी में होता है, और मिनिमम अल्कोहल जो होता है वो बियर में होता है। किसमें होता है मिनिमम अल्कोहल? बियर में होता है। तो ब्रांडी में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है और बियर में सबसे कम अल्कोहल होता है। तो जो ब्रांडी में अल्कोहल होता है लगभग कितना होता है? ब्रांडी में अल्कोहल लगभग 60% होता है, और बियर में अल्कोहल लगभग 3 to 5% होता है, ठीक है जी। तो सबसे कम अल्कोहल बियर में होता है, सबसे ज्यादा अल्कोहल ब्रांडी में होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। 180 देखिए, 180 में लार्ज होल्स कॉटेज फिश, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। ये लार्ज होल्स फिश चीज जो होता है वो स्विस चीज होता है, ठीक है, ना कि कॉटेज चीज होता है, राइट। तो स्विस चीज विल बी राइट आंसर, बट ये गलत है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट ही बताना, तो मेरे हिसाब से तो यही इनकरेक्ट आएगा, मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से यही इनकरेक्ट आएगा, लार्ज होल स्विस चीज में होता है। बाकी स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर होता है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इनकरेक्ट बताना था आपको। ब्रोमस माइक्रोराइजल फंगस, ये भी करेक्ट। मिथेनोजेंस बायोगैस, ये भी करेक्ट। तो इसी के साथ 180 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले एफएसटी में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।